हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो गैस 1:30 बज चुका है, ठीक है। और 1:30 बजे दिन में डेली आप लोग क्या लगाते हो? आप लोग लगाते हो एक सेट, ठीक है। मैं यहाँ पे बार बार आपको बता रहा हूँ, आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो नोटिफिकेशन देखो, ये यूट्यूब पे डिपेंड करता है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसका नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से नहीं जाता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसका जाता है। तो मैं बार बार आपको टाइम बता दे रहा हूं कि आप लोगों को इस वक्त आके चैनल पे देख लेना है वीडियो आया है या नहीं आया है, ठीक है। 1:30 में आपको डेली चेक कर लेना है। अगर आया हुआ है तो आपका क्लास चलता रहेगा। जनरली आपका क्लास जो है वो चलता ही रहेगा। किसी दिन अगर नहीं क्लास ले पाता हूँ तो अलग बात है, ठीक है। तो आप सभी आके चेक कर लिया करो, इंतजार मत करो नोटिफिकेशन का, मैं बार बार बोलता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर को किसने बसाया? जौनपुर नगर को किसने बसाया? जल्दी बताओ। तो जौनपुर नगर बसाया गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। 1359 में बसाया था ये जौनपुर शहर। और ये जौनपुर शहर कहाँ है? ये है आपका यूपी क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? एक जार, एक चर्च और एक रूस, इसका नारा किसने दिया था? किसने दिया था? ये दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। सिकंदर से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको पढ़ना है और बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है आपका, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। दूसरा है 336 बीसी में सिकंदर मकदूनिया के गद्दी पर बैठा। तीसरा है, सिकंदर महान यूनानी दार्शनिक प्लूटो का शिष्य था। और चौथा है, सिकंदर का भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। अब आपको बताना है इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा? पहला है, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, 336 ईस्वी में सिकंदर मकदूनिया की गद्दी पर बैठा, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है, सिकंदर महान यूनानी दार्शनिक प्लूटो का शिष्य था, तो ये गलत है, वो प्लूटो का शिष्य नहीं अरस्तु का शिष्य था। चौथा है, सिकंदर का भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जब भारत में इसने आक्रमण किया उस वक्त भारत का शासक कौन था? ये था घनानंद। कौन था? घनानंद, ठीक है। और सिकंदर का जन्म अगर आपसे पूछा जाए, जन्म हुआ था 356 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और 323 ईस्वी में, कब? 323 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व में, 323 बीसी में इनका मृत्यु हुआ था बेबीलोन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अंग राज्य को किस शासक से जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बनाया था? जल्दी बताओ। किस शासक से अंग राज्य को जीता गया था बिंबिसार के द्वारा और वहां का राजा अजातशत्रु को बनाया गया था? किससे जीता गया था? ये जीता गया था ब्रह्मदत्त से। किससे? ब्रह्मदत्त से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूत्रलंकार के रचयिता कौन है? सूत्रलंकार के रचयिता कौन है? तो सूत्रलंकार के रचयिता हैं अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष हैं सूत्रलंकार के रचयिता। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधुओं के नाम से कौन विख्यात था? सैयद बंधु, जिनको किंग मेकर भी कहा गया, ठीक है। अब आपको यह बताना है इनसे संबंधित कौन दो शख्स थे। कौन थे? ये थे हुसैन अली खां और अब्दुल खां, ठीक है। हुसैन अली खां और अब्दुल खां को सैयद बंधु के नाम से जाना गया और इनको किंग मेकर के रूप में देखा गया मुगल वंश के अंतिम दिनों में। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वितीय की मृत्यु कब हुई? जिसके मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर मुगल वंश का आखिरी बादशाह बना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है अकबर द्वितीय का मृत्यु कब हुआ था? तो अकबर द्वितीय का मृत्यु 1837 में हुआ था और इन्हीं के मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर मुगल वंश का आखिरी बादशाह गद्दी पर बैठा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। डलहौजी से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आपको जल्दी से विचार करके बताना है। आप ऐसे क्वेश्चंस में तुक्का जरूर खेलते हो। चलो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। आधुनिक भारतीय इतिहास के निर्माण में लॉर्ड डलहौजी का शासन
काल अत्यंत स्मरणीय है। दूसरा है डलहौजी के समय ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तीसरा है डलहौजी के समय ही कोहिनूर हीरा को पंजाब से इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया के पास भेजा गया था। और चौथा है इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में ही की गई थी। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ देखो जिस किसी ने भी ऑल आंसर किया उनका सही होगा, क्योंकि आप में से कुछ तो ऐसे हैं जो हर एक क्वेश्चन में ऑल का जो तुक्का है वो जरूर खेलते हैं, तो यहाँ पे उनका ये सही हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बच्चों को मैंने बोलते हुए सुना था कि इतना टफ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है कि आप लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, सोच इतना छोटा मत रखो। आपने अगर पीटी का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, किसी भी चीज़ का, अभी बिहार एसआई का आपने पीटी का एग्ज़ाम दिया हो या बीपीएससी के पीटी का एग्ज़ाम आपने दिया हो, आपको क्या अंतर महसूस हुआ? अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट से पूछोगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं था, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को तो बिहार एसआई का जो पीटी एग्ज़ाम है वो ज़्यादा टफ लगा। तो आप ये मत कंपेयर किया करो कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, आप उस पर फोकस करो, सारा एग्ज़ाम आपका ऑटोमेटिकली निकलेगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे आपको सारा पॉइंट्स को याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, उसके बाद ही आपको आंसर करना है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपका आंसर करना बेकार हो जाता है। तो यहाँ से चारों पॉइंट्स आप याद कर लो, ठीक है। तो भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में डलहौजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध था ये डलहौजी के समय में ही हुआ था। तो यहाँ से अगर आंग्ल सिख युद्ध, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था ये अगर आपको याद रहे तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो था वह 48-49 में हुआ था, 1848-49 में, ठीक है। कब हुआ था? 1848-49 में। और डलहौजी का अगर बात करेंगे तो डलहौजी का शासनकाल जो है 1848 से लेकर 1856 तक था, तो ऑटोमेटिकली इसके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर ये आपको याद रहता अगर डेट तो आप इसको कर पाते। तीसरा पॉइंट है डलहौजी के समय में ही कोहिनूर हीरा को पंजाब से इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया के पास भेजा गया था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट है इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई थी। इनाम कमीशन की स्थापना 1852 में की गई थी, ठीक है। क्यों किया गया था इनाम कमीशन का स्थापना? तो देखो जितना भी आपका कर रहित भूमि था, जागीर था, ठीक है, कर रहित जागीर भूमि था, उसका आकलन करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए इनाम कमीशन का गठन किया गया था, ताकि उसको जो ब्रिटिश साम्राज्य उसमें मिलाया जा सके। अगला क्वेश्चन है किसने टेनेंसी एक्ट लागू कर बंगाल में रैयतों के अधिकारों की सुरक्षा की थी? टेनेंसी एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? तो टेनेंसी एक्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स से, मैं इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब था? 1813 से लेकर 1823 तक था। और वारेन हेस्टिंग्स का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1774 से लेकर 85 तक थे, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं करना है, ठीक है। और टेनेंसी एक्ट की अगर बात करेंगे तो 1822 ईस्वी में इसको लागू किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्वक देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन या भ्रमण की स्वतंत्रता हमें किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? स्वतंत्रता पूर्वक आप देश के किसी भी कोने में जा सकते हो, भारत देश का बात किया जा रहा है, ठीक है, और आप कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हो। इसकी आज़ादी हमें किस अनुच्छेद के तहत मिली है? जल्दी बताओ किस अनुच्छेद के तहत मिली है? तो यह है आपका अनुच्छेद 9 घ। कौन सा है? अनुच्छेद 9 घ। अब आपको ये लेवल पे आ जाना है, ठीक है। जो ये लेवल है क्वेश्चन का, जो ये लेवल है, इस लेवल पे आपको आ जाना है और यहाँ से आपको याद रखना है। यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 19 का, 19 ख, 19 ग, ये सारे अलग अलग याद रखें। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे जो जो आया हुआ है मैं उसको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। 19 का में क्या है? 19 का में बोलने की आज़ादी है। किसकी आज़ादी? तो बोलने की आज़ादी है 19 का में, ठीक है। 19 खा में क्या है? तो 19 खा में आपका जो कहीं पे भी आप शांतिपूर्ण सभा करते हो, ठीक है, क्या करते हो? शांतिपूर्ण सभा। तो इसकी जो आज़ादी है वह 19 खा में है।
19 ग में किस चीज़ की आज़ादी है? तो 19 ग में आपको संघ बनाने की, या आप कोई ग्रुप बनाते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो जो देश के अहित में ना हो, तो उस संघ या उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का अधिकार आपको है 19 ग के तहत। और 19 घ के तहत क्या है? 19 घ के तहत आपको अधिकार है, आप देश में कहीं पे भी घूम सकते हो, एक ही आपका जो आइडेंटिटी है उसी आइडेंटिटी पे, ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप किस जल संधि के द्वारा यूरोप महाद्वीप से पृथक होता है? अफ्रीका महाद्वीप किस जल संधि से यूरोप महाद्वीप से पृथक होता है? तो कौन सा है वो? वह है जिब्राल्टर जल संधि, जिससे अफ्रीका जो है वह यूरोप से अलग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। तो आपको कुछ सहायक नदी दिया हुआ है, कुछ मुख्य नदी दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि ऊपर दिए गए युग्मों में से किन किन का मिलान सही है। जल्दी बताओ, आप पढ़ो सारे को और बताओ किसका मिलान सही है। क्या होगा आपका सही आंसर? तो सही आंसर यहाँ पे आपका होगा, देखो, चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है, तो चंबल बिल्कुल यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है ये भी सही होगा। दूसरा है सोन नर्मदा, क्या सोन नर्मदा नदी की सहायक नदी है? तो बिल्कुल गलत है, सोन नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। सोन किसकी सहायक नदी है? सोन गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है मानस ब्रह्मपुत्र, क्या मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? बिल्कुल सही, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे केवल 1 और 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है? अब बताओ, बच्चों में जो माता और पिता के योगदान से आनुवांशिक पदार्थ दिया जाता है, आपको वही बताना है कि क्या उसके रेस्पेक्ट में कौन सा रिलेशन सही है। तो माता और पिता के द्वारा इक्वल आनुवांशिक योगदान या आनुवांशिक पदार्थ बच्चों में दिया जाता है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा आपको ट्विस्टेड लगा होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्वीप ऑस्ट्रेलियाई राज्य का एक हिस्सा है? इन चारों में से आपको बताना है ऑस्ट्रेलियाई राज्य का हिस्सा कौन सा द्वीप है। तो ऑस्ट्रेलियाई राज्य का हिस्सा तस्मानिया द्वीप है, ठीक है। तस्मानिया एक आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया में, और ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की चीन के साथ सबसे लंबी सीमा है? भारत के किस राज्य की चीन के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो किसके साथ है? यह है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश का सबसे लंबा सीमा है भारत में, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे कि कॉमन सीमा जो है चीन के साथ वो कौन कौन सा है, तो आपका है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। तो इन सभी का जो कॉमन बॉर्डर है वह मैच करता है चीन के साथ, लेकिन सबसे लंबा किसके साथ है? अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन डेजर्ट विश्व में डैश सबसे बड़ा रेगिस्तान है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम लोग थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, आपको यह बताना है यह किस पोजीशन पे है वर्ल्ड में। तो क्षेत्रफल के हिसाब से यह विश्व के 17वें सबसे बड़े रेगिस्तान के रूप में गिना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको मरीन पार्क घोषित किया है? इन चारों में से आपको बताना है मरीन पार्क किसको घोषित किया गया भारतीय सरकार के द्वारा, ताकि प्रवाल भित्तियों की रक्षण हो सके या संरक्षण हो सके। तो किसको घोषित किया गया? यह है कच्छ की खाड़ी, जिसको भारतीय सरकार ने क्या घोषित किया है? मरीन पार्क घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से सही को पहचाने जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है। आपको जो यूरोपीय देश दिए हुए हैं इस लिस्ट में से आपको उस देश का नाम बताना है जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन करने वाला पहला देश बना। वह कौन सा देश है? वह देश है आपका पुर्तगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कार्बनिक खेती से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको उन चारों स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है।
क्या इसमें अनुवांशिकता रूपांतरित बीजों का उपयोग नहीं होता है? ये सही है या नहीं है? ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। दूसरा है संश्लिष्ट पीड़कनाशी अथवा उर्वरकों का उपयोग नहीं होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है इसमें न्यूनतम फसल चक्रण होता है, ये गलत है। फसल चक्रण न्यूनतम होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये कार्बनिक खेती से कुछ भी इसका संबंध नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह कीड़े कौन से हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी का संचार कर सकते हैं? परजीवी, पार्सर्स, वेक्टर या होस्ट। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है होस्ट, उसको कहा जाता है वेक्टर। क्या कहा जाता है? वेक्टर। ठीक है। वैसे कीड़े जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी को फैलाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेक्टर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है विश्व को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है, या समय क्षेत्रों में या समय कटिबंधों में बांटा गया है? तो विश्व को टोटल 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिहंद बांध आप जानते हो यह किस नदी पर है? यह रिहंद नदी पर है। ठीक है। लेकिन रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है। किसकी सहायक नदी है? यह सोन की सहायक नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? ये किया जाता है पक्षियों के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में एनडीडीबी का पूरा रूप क्या है? एनडीडीबी अगर भारत के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनडीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात के आनंद में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस 4 देश को एशियन टाइगर कहा जाता है? एशियन टाइगर किस 4 देश को कहा जाता है? जल्दी बताओ। एशियन टाइगर किस 4 देश को कहा जाता है? तो एशियन टाइगर हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को कहा जाता है। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को एशियन टाइगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर, तो वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवैक। कौन सा था? यूनिवैक था, जिसको वाणिज्यिक पर्पस के लिए उपलब्ध कराया गया था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड ये कंपनी कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है कहाँ स्थित है। ये जो जगह दिया हुआ है इसमें से आपका हो जाएगा भद्रावती। ठीक है। ये भद्रावती में स्थित है। और ये भद्रावती किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। किसका? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था किसने? यानी डिजाइन किसने किया है राष्ट्रपति भवन को? किसने किया है? जल्दी बताओ। राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया है? तो राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस और किसने? 2 लोग थे, लुटियंस और बेकर। ठीक है। तो एडविन लुटियंस और बेकर इन दोनों ने मिलकर डिजाइन किया। ठीक है। और राष्ट्रपति भवन का अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति भवन बना कब? तो इसका निर्माण जो चालू हुआ था वो 1912 में निर्माण चालू हुआ था। ठीक है। और ये निर्माण पूरा इसका कब हो गया? 1929 में ये निर्माण इसका पूरा हो गया था। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण कब से चालू हुआ था तो 1912 में, और पूरा कब हो गया था? 1929 में। तो बहुत लंबा टाइम लगा था। ठीक है। और अगर यहाँ आपसे पूछा जाता कि इसको खोला कब से गया तो 1931 में इसको खोला गया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो दिल्ली का केंद्रीय सचिवालय जो है उसके उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? जल्दी बताओ कौन था?
तो देखो इसके उत्तरी और दक्षिणी जो खंड है उसके वास्तुकार जो थे वो थे बेकर, यानी हार्वर्ड बेकर, ठीक है। और इसको दिल्ली का जो केंद्रीय सचिवालय है इसको भी लुटियंस और बेकर के द्वारा ही डिजाइन किया गया था, ठीक है। लेकिन स्पेशली आपसे पूछा जा रहा है उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद, तो ये था हार्वर्ड बेकर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ पे आपका मुंबई दक्षिण है, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ से बताओ कौन सा है सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र? बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ये चांदनी चौक दिल्ली का जो है ये सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का ऑपरेशन संयम संबंधित था। ऑपरेशन संयम किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन संयम पंजाब और राजस्थान में भारत पाक सीमा पर जो ऑपरेशन चलाया गया था उससे संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो दिया था 1942 में। ये बलदेव सहाय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप अगर बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शख्स बिहार के थे, ठीक है, और बिहार के ये तीसरे सीएम भी बने थे, इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है। कितनावें सीएम थे? तीसरे सीएम थे। और इन्होंने, बलदेव सहाय ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का साथ देने के लिए महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया था। इनका जन्म कहाँ हुआ है? शेखपुरा, ठीक है, शेखपुरा जो बिहार में एक जगह है, शेखपुरा गया के पास है, तो यहीं पर इनका जन्म हुआ था 1898 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? अच्छा, कुछ हिस्सा जो है इन जिलों में से कोई एक ऐसा जिला होगा जिसका कुछ हिस्सा बंगाल को दे दिया गया था। अब आपको बताना है वो जिला कौन सा था। तो वो जिला है पूर्णिया और मानभूम, ठीक है। इसके कुछ हिस्से जो है वह बंगाल को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयासों से हुआ था? तो ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का 33वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का 33वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया था, जल्दी बताओ। तो ये आयोजित किया गया था इथोपिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने फरवरी 2020 में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये आदित्य मेहता के द्वारा जीता गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में किसने 20 फीट 2.9 इंच की छलांग के साथ पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया गया था, ठीक है, उसको तोड़ दिया गया है किसके द्वारा? और कितना छलांग इन्होंने लगाया? 20 फीट 2.9 इंच का इन्होंने छलांग लगाया है और इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वह किसने किया है? वह किया है आर्मर्ड डुप्लांटिस ने, ठीक है। आर्मर्ड डुप्लांटिस जो पोलैंड के एक खिलाड़ी हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है और न्यू रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पहला दिशा पुलिस स्टेशन कहाँ लॉन्च किया? तो आपको ये बताना है आंध्र प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में या किस जगह में वाईएस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा पहला दिशा पुलिस स्टेशन को लॉन्च किया गया। तो वो कौन सा जगह है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वह है राजमहेंद्रवरम में। कहाँ पे? राजमहेंद्रवरम में पहला दिशा पुलिस स्टेशन लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग पहचान पत्र जारी किए जाएंगे ताकि समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों के साथ साथ सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सके? तो इसके लिए अलग से पहचान पत्र किस राज्य में जारी किया जाएगा? किस राज्य में? तो राजस्थान में इसके लिए अलग से पहचान पत्र जारी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी
एनजी एक्सपो 2020 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? एनजी एक्सपो 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था गुजरात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2019 में सम्मानजनक उल्लेख दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स में सम्मानजनक उल्लेख किसको दिया गया? किसको दिया गया? तो ये दिया गया था पुलेला गोपीचंद को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी 11 फरवरी का विषय क्या था? तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विज्ञान के फील्ड में महिला विज्ञान दिवस के तौर पर 11 फरवरी को मनाया जाता है। आपको बताना है इसका थीम क्या था इस बार। तो इस बार इसका थीम था इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। तो ये था इस बार का थीम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किसको 2019 FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में किसको नामित किया गया है? किसको किया गया है? ये किया गया है लालरे मिसिया को। किसको? लालरे मिसिया को महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में आम आदमी पार्टी 70 में से डैश विधानसभा सीटों के साथ बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव जीतकर तीसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली में सत्ता में वापस आ गई। तो आपको ये बताना है कितने सीटों पर जीत दर्ज की गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा। टोटल दिल्ली में जो सीट है वो है 70। इसमें से आम आदमी पार्टी को कितना मिला था? कितना मिला था? ये मिला था 62 सीट। पिछली बार कितना था? पिछली बार था 67। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इकोसिस्टम फिशरीज एंड फूड सिक्योरिटी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम था क्लिमफिस्कॉन 2020 आयोजित किया गया? क्लिमफिस्कॉन 2020 आपसे डायरेक्ट पूछा सकता है कहाँ आयोजित हुआ। अब इसका डिटेल अगर पढ़ना है तो ये पूरा जो दिया हुआ ये इसका डिटेल है कि कौन सा किस चीज़ का ये सम्मेलन है। तो क्लिमफिस्कॉन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आयोजित किया गया था केरल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर करता है? अजय वॉरियर भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और यूके के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है अजय वॉरियर। अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक आत्मकथा किसने लिखा है? ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ये आत्मकथा किसका है? ये आत्मकथा प्रोफेसर के रामकृष्ण राव का है। किसका है? प्रोफेसर के रामकृष्ण राव का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नया नाम क्या होगा? राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद, इसका नाम चेंज कर दिया गया है और ये नाम क्या होगा? तो ये नाम होगा अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। क्या होगा? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। अगला क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय ने कोयला खानों की स्टार रेटिंग के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आपको यहाँ पे ये बताना है कोयला और खान के लिए केंद्रीय मंत्री अभी कौन है? कौन है कोयला और खान के लिए केंद्रीय मंत्री? कौन है? ये हैं प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी हैं जिन्होंने अभी कोयले खानों के लिए स्टार रेटिंग के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप कि आज का सेट भी आपको पढ़ने की तरह अच्छा लगा होगा। और आप लोग यार शेयर नहीं कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर करो ताकि सब तक पहुंच पाए। ठीक है। अभी अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करोगे तो फिर बेकार रहे ना मेहनत, क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए और इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं लगता है। बस अगर आपने कुछ सीखा है तो आप अपने आसपास के लोगों को भी उसको सिखाओ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो तो आपके सारे फ्रेंड्स जो हैं सब तक ये नॉलेज पहुँचेगा और सब इससे बेनिफिट हो पाएंगे। ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।